नमस्कार दोस्तों, सीप कैंपस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा पहला अध्याय चल रहा था वर्णमाला का, या यूँ कहिए हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार, जो कि हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय है जिसमें हम वर्णों के बारे में जानते हैं। तो जो हमारी पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हमने स्वरों के बारे में बात की थी, यानी हिंदी की जो वर्णमाला है इसके अंदर कितने स्वर हैं, कौन कौन से हैं और स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। इन सब पर हम बात कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, तो चूंकि हम स्वरों के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों की। लेकिन हम व्यंजन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको कुछ शब्दावलियाँ लिखवाना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो के सबसे अंत में मैंने आपको लिखवाया था कि सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि सघोष, आघोष या अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो उसकी बात हम आज करेंगे। चलिए, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक सघोष और दूसरे आघोष। सघोष यानी घोष के साथ और आघोष यानी घोष के बिना। तो घोष का अर्थ क्या है? घोष का अर्थ होता है कंपन, वाइब्रेशन, गूंज। तो अगर बात की जाए आघोष वर्णों की, यानी आघोष वर्ण क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनमें घोष ना हो, यानी कंपन या वाइब्रेशन ना हो, जिनमें गूंज ना हो, वे आपके आघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में घोष अर्थात कंपन नहीं होती, सिर्फ श्वास बाहर आती है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। जबकि घोष या सघोष वर्ण यानी ऐसे वर्ण जिनमें घोष हो, कंपन हो, जिनको बोलने में आवाज़ में एक गूंज हो, वे आपके सघोष या फिर घोष वर्ण कहलाते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में घोष के साथ प्राणवायु बाहर निकलती है, प्राणवायु यानी श्वास, हवा जो बोलते वक्त मुख से बाहर आती है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में घोष यानी कंपन के साथ श्वास बाहर आती है, वे आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। अगर आप स्वरों का उच्चारण करेंगे, आ, ई, ऊ, तो आप महसूस करेंगे कि आपके गले पर एक कंपन होती है, आवाज़ में एक गूंज होती है। इसलिए सभी स्वर जो हैं वो सघोष होते हैं, यानी घोष यानी कंपन के साथ बोले जाते हैं। उसके बाद अगला शब्द है अल्प प्राण। अल्प प्राण दो शब्दों से बना है, अल्प और प्राण। अल्प यानी थोड़ा और प्राण का अर्थ है प्राण वायु यानी श्वास जो बोलते हुए मुख से बाहर आती है। तो अल्प प्राण वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में जो प्राण वायु है, जो श्वास है, बहुत अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में मुख से बाहर आती है, वे आपके अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। लिखने के लिए आप लिखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर आती है, वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण यानी महा का अर्थ होता है बहुत अधिक और प्राण यानी प्राणवायु यानी श्वास। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में जो प्राणवायु है, जो श्वास है, वो बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो, वे आपके महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर आती है, वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन पर भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना तो मैं आपको बता चुका हूं कि सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में बहुत कम वायु बाहर निकलती है, जैसे आ, ई, ऊ, बहुत थोड़ी सी वायु बाहर निकलती है, इसलिए ये सभी अल्प प्राण हैं। और इनके उच्चारण में एक गूंज उत्पन्न होती है, जैसे आ, ई, ऊ। आप एक बार बोल के देखिए, गले में एक कंपन होती है, इसलिए ये अल्प प्राण है और सघोष है।
अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों की। स्वर हम पढ़ चुके हैं, बात करेंगे अब व्यंजन की। उसके बाद हम व्यंजनों में भी देखेंगे कि कौन से सघोष हैं, कौन से आघोष हैं, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन बाद में। चलिए, अगर बात करें व्यंजन की कि व्यंजन क्या होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, बल्कि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। यानी जब मैंने आपको स्वर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। आ, ई, ऊ, यहाँ किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो यहाँ एक से अधिक वर्णों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे आप बोलते हैं क, तो क को आप कैसे बोलते हैं? इस तरीके से, एक हलंत वाला का प्लस एक स्वर आ, तब जाके बनता है एक आपका का। तो इसी तरीके से हर वर्ण, हर व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए आपको स्वरों की मदद लेनी होती है। इसीलिए हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वरों के समान स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, बल्कि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु अवरोध के साथ बाहर आती है। आप इसको लिख लीजिए। जैसे आप बोलते हैं का, तो जब आप का बोलते हैं तो बिल्कुल यहाँ गले के पास आपकी जीभ आपके तालू से टकराती है और वायु थोड़ी सी अवरोधित होती है, थोड़ा सा वो रुकती है, उसके बाद बाहर आती है। तो सभी व्यंजनों में प्राणवायु अवरोध के बाद बाहर आती है। चलिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारी वर्णमाला है, इसमें कुल 33 मूल व्यंजन हैं। पहली व्याकरण की जो पहली क्लास थी उसमें मैं ये सब आपको बता चुका हूँ कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है और सभी जो 33 मूल व्यंजन हैं उनको आदर्श व्यंजन कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, सभी 33 मूल व्यंजनों को आदर्श व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद दो व्यंजन आपके और हैं, ड़ा और ढा। ये आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ड़ा और ढा द्विगुण व्यंजन या फिर ताड़नजात वर्ण, इसको आप नोट कीजिए। ड़ा और ढा जो है आपका द्विगुण व्यंजन होता है या इसको ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। चलिए, ये तो बात कर ली हमने व्यंजनों की। अब बात करेंगे व्यंजनों के विभाजन की कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन की सरलता के लिए व्यंजनों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। कुल 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे कि ये तीनों यानी स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से व्यंजन ऊष्म हैं, कौन से अंतःस्थ हैं और कौन कौन से स्पर्शी हैं, इन सब पर बात करेंगे। चलिए, जो हमारा पहला प्रकार है यानी स्पर्श व्यंजन का, तो स्पर्श व्यंजन आपको नाम पढ़ के ही पता चल जाएगा। स्पर्श व्यंजन यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। का से लेकर के माँ तक, यानी का से माँ तक के कुल 25 वर्ण जो हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं। का से लेकर के अंगा, ये 5 वर्ण आपके का वर्ग कहलाते हैं। का वर्ग के 5 वर्ण। उसके बाद जो चा वाली लाइन है, चा, छा, जा, झा, उसके बाद इया, ये आपके चा वर्ण कहलाते हैं, सॉरी चा वर्ग। फिर है टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और ड़ा आता है। उसके बाद ता वर्ग। ता वर्ग में आपका ता, था, दा, धा और ना, और पा वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा, मा। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन में ये 25 वर्ण आते हैं और इनको हम वर्गीय वर्ग भी कहते हैं, वर्गीय वर्ण भी कहते हैं।
क्योंकि का वर्ग में का से अंगा तक, चा वर्ग में चा से इया तक, उसके बाद टा वर्ग में टा से ड़ा तक, ता वर्ग में ता से लेकर के ना तक, और पा वर्ग में पा से लेकर के मा तक। ये 25 वर्ण हैं, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय वर्ण कहा जाता है। चलिए अगला प्रकार है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके 2 वर्णों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंतः प्लस स्थ, यानी अंतः यानी भीतर वाला, और स्थ यानी स्थित हो, जो भीतर स्थित हो। तो अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है भीतर, और इनकी कुल संख्या 4 है, यानी अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें भी जो आपका या और वा है, ये दोनों अर्ध स्वर माने जाते हैं। अर्ध स्वर यानी आधे स्वर। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आप इसको बोल के देखिए, या, वा, जब आप कहते हैं या, तो उच्चारण में जो आपकी आवाज़ निकलती है उसकी शुरुआत जो है ई से होती है, या। तो ई एक स्वर है, जबकि या को व्यंजन में रखा गया है, तो इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है, या। उसके बाद अगला वर्ण है आपका वा। जब आप वा बोलते हैं तो शुरुआत में कहीं ना कहीं ऊ की ध्वनि निकलती है, वा। चूंकि इसमें ऊ की ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसको भी आधा स्वर माना जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। उसके बाद इसमें जो या और वा है, इन दोनों को अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ अर्ध स्वर भी माना गया है। उसके बाद जो आपका तीसरा प्रकार है, व्यंजनों का तीसरा प्रकार, ये है ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। तो आप कह सकते हैं कि वे वाले व्यंजन जिनको बोलने में थोड़ी सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, थोड़ी सी जबान में थोड़ी गर्मी उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन होते हैं। या संघर्षी व्यंजन में आप ये कह सकते हैं कि वे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमारी जो जिह्वा है उसको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, वे आपके ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, है ना। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु संघर्ष के बाद बाहर निकलती हो, वे आपके ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजनों की भी संख्या कुल 4 है। तालव्य शा, उसके बाद आपका मूर्धन्य शा और दंत्य सा और हा, यानी शा, शा, सा और हा। ये 4 आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आप एक बार इनको बोल के देखिए। शा, जो आपकी श्वास है ये काफ़ी रगड़ती है, जीभ आपके ऊपर तलवे से टच होती है। शा यानी काफ़ी विरोध, संघर्ष के बाद ये वर्ण बाहर आता है। शा, सा, हा। तो इनके उच्चारण में जो हमारी श्वास है वो काफ़ी संघर्ष करने के बाद बाहर आती है, इसीलिए इनको ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो ये थे हमारे व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों को भी और विभागों में बांटा गया है, इनकी अलग अलग जो विशेषताएं हैं, व्यंजनों की उनको विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, तो मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।